हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज के हमारा सीरीज का टॉपिक है मौर्य काल, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत की फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। इसके स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में हम लोग पढ़ेंगे अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। साहित्यिक स्रोत है हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और क्षेमंद्र कृत विकंत माजरी और सोमदेव का कृत कथा सरित सागर। अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं। इसमें लेखक है हमारे कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। भारत का मैकी या वेली कहते हैं इसे हम। 15 अधिकरण था, भाग था इसका 15 180 प्रकरण से उपभाग था एवं 6000 श्लोक। राजनीतिक एवं लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणित पुस्तक थी। अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक में नाम का वर्णन है और ना ही मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का। इसमें सैन्य प्रशासन एवं नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं मिलता है। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। स्वामी, अमात्य, जनपद, तुर्क, कोष, दंड तथा मित्र। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है हमारे अर्थशास्त्र में। इंडिका, इसके लेखक थे मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त का वर्णन के दरबार में 304 ईसा पूर्व में 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। मौर्य भारत में 7 प्रकार की जातियां थी: दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा, निरक्ष एवं सभासदन। भारत में दास प्रथा नहीं थी। भारत में अकाल नहीं पड़े थे और भारत में लेखन कला का अभाव था। जूनागढ़ अभिलेख था हमारा। शक शासक रुद्रदामन का 185 ईसा पूर्व में था। इसकी भाषा संस्कृत था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नाम का उल्लेख, इसके अतिरिक्त रुद्रदामन एवं सकंदगुप्त की भी चर्चा है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्व था। अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय का राज्यपाल तुसाप था। रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था। उस समय वहाँ का राज्यपाल सुबिसाक था। सकंदगुप्त के समय पर्णदत्त ने राज्यपाल हुआ। इसके पुत्र एवं गिरनार नगर के प्रशासन चक्रपालित ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। हमारे अशोक के अभिलेख थे शिला लेख, जिसे दीर्घ और लघु थे। स्तंभ लेख, ये भी दीर्घ और लघु थे। और गुहा लेख। अशोक के अभिलेख दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईसा पूर्व में सफलता मिली। सर्वप्रथम 1750 ईसा पूर्व में टी फेथलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। इसकी लिपि थी ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, अरमेइक और यूनानी। अभिलेख है हमारा, पहला है साहबबाजगढ़ी एवं मानसरेहारा। इसकी लिपि है खरोष्टी। दूसरा हमारा तक्षशिला, लिपि थी इसकी अरामेइक। तीसरा था हमारा शेरकुना गंधार, इसकी लिपि थी यूनानी तथा अरामेइक। यह द्विभाषिक लेख था। चौथा था हमारा लंघमान, जिसे जलालाबाद भी कहते हैं। इसकी लिपि अरमेइक थी। शिला लेख, दीर्घवृत्त शिलालेख, यह 14 विभिन्न लेखकों का समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। यह अभिलेख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हमारा पहला है शहबाजगढ़ी शिलालेख, जो पेशावर जिला पाकिस्तान में है। दूसरा हमारा मानसेरा, जो हजारा जिला पाकिस्तान में है। तीसरा हमारा कलसी, जो देहरादून जिला उत्तराखंड में है। चौथा हमारा गिरनार, जो गुजरात के प्रांत के कटिवाड़ा में जूनागढ़ के समीप गिरनार के पहाड़ी में है। पांचवा हमारा धौली, जो पुरी जिला उड़ीसा में है। छठा है हमारा जौनगढ़, जो गजाम जिला उड़ीसा में है। सातवां हमारा एररगुड़, जो हमारा कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। आठवां है हमारा सोपारा, जो थाना जिला महाराष्ट्र में है। हमारे बृहद शिलालेखों के विषय में पढ़ेंगे। इसके लेखक थे, प्रथम थे हमारे, इसका विषय था जीव हत्या पर रोक। दूसरा चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र चेर, त्रामपर्णी, अतियोग,
यमन राजा एवं अन्य पड़ोसी राजाओं में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा। तीसरा है हमारा युक्त, रजुक एवं परदेशिक नामक 3 नए अधिकारों की नियुक्ति। चौथा है हमारा भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया था। पांचवा में हमारा राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म मात्रों की नियुक्ति की गई थी। छठा में हमारा हुआ था प्रतिवेदी को प्रजा का हाल बताने का आदेश है। सातवां हमारा है सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करेंगे। आठवां में था हमारा अशोक द्वारा धम्म यात्रों का प्रारंभ। नौवां था हमारा धम्म मंगल का उल्लेख। 10वां था हमारा अशोक की यश और कीर्ति की अपेक्षा धर्म पालन पर अधिक बल देता है। 11वां था हमारा धम्म दान का उल्लेख। 12वां था हमारा धार्मिक सहिष्णुता पर बल। 13वां था हमारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व का वर्णन है। 5 यवन राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है हमारा। 14वां में है, इसमें कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में है, क्योंकि हर बात नहीं लिखवाई गई है। कुछ बातें विषय की मधुरता के कारण कई बार दोहराई गई हैं। संभव है कि कुछ लेखों में अपूर्ण लेख, लापरवाही या लिपिकार की भूल के कारण कोई दोष रह गया होगा। धौली एवं जोगर्ण अभिलेख में 11, 12 एवं 13 क्रम संख्याओं का लेख नहीं है। इसकी जगह 2 पृथक लेख हैं। प्रथम पृथक लेख थे, इसमें अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान के समान है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह से मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। हमारा प्रथम अभिलेख में लिखा हुआ है। हमारा द्वितीय पृथक लेख है। इस अभिलेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। द्वितीय पृथक लेख में है, इस लेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस लोक में और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह मनुष्यों के बारे में भी मेरी यही इच्छा है। लघु शिलालेख है हमारा 14 बृहद शिलालेखों के अलावा कतिपय बिखरे, संक्षिप्त और असंबद्ध रूप से पाए जाने वाले शिलालेखों का लघु शिलालेख कहा जाता है। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। कुछ प्रमुख लघु शिलालेख थे, जिसके मस्की अभिलेख रायचूर जिला कर्नाटक में है। अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। इस अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा अभिलेख जो दतिया जिला मध्य प्रदेश में है, इसमें भी अशोक के नाम का उल्लेख है। नेतुर अभिलेख ये मैसूर जिला कर्नाटक में है, अशोक के नाम का वर्णन है। उदयगोलन अभिलेख यह बल्लारी जिला कर्नाटक में है, इसमें अशोक का नाम का उल्लेख है। भारबू विराट अभिलेख यह जयपुर राजस्थान में है। इस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शनी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख है। एररगुडी अभिलेख कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। इस अभिलेख में लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं थी। इसे बुस्टो फ्रेंडन है। स्तंभ लेख थे इसमें मुख्य रूप से धर्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख था। बृहद और लघु हमारे स्तंभ लेख थे। बृहद स्तंभ लेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन लेखों की संख्या 7 है, जो कि 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। दिल्ली मेरठ यह पहले मेरठ में था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इसकी खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टेफेनथेलर ने की थी। दिल्ली टोपरा यह अभिलेख प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्णन है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलता है। लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। और रामपुरवा जो पश्चिमी चंपारण बिहार में है। प्रयाग कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है। लघु स्तंभ लेख इस पर अशोक की राज घोषणाएं उत्कीर्णन है। 5 लघु स्तंभ प्राप्त हुए हैं। इसमें हमारा पहला है रुमनदेही लघु लेख, यह नेपाल के तराइन जिले में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया था। भूमि पर घटाकर 1/8 भाग कर दिया, अतः इसे आर्थिक अभिलेख की संज्ञा प्रदान की गई थी। यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। हमारा दूसरा है कौशाम्बी या लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी यह उत्तर प्रदेश में है। इसमें अशोक की रानी कुरुवाकी और उसके एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को हम रानी के अभिलेख भी कहते हैं। निगलीवा या निगली सागर लघु स्तंभ लेख ये नेपाल की तराई में है। इसमें कनक मुनि के स्तूप के संवर्धित कराने का उल्लेख है। कनक मुनि बुद्ध का ही नाम है। बुद्ध के 5 नाम थे,
विपश्यन, विश्वभूकृत छंदन, कनक मुनि, शाक्य मुनि एवं पाली साहित्य में उल्लेखित है। चौथा हमारा सांची लघु स्तंभ लेख, यह रायसेन मध्य प्रदेश में। पांचवा हमारा है सारनाथ लघु स्तंभ अभिलेख जो बनारसी उत्तर प्रदेश में है। गुहा अभिलेख, बिहार के गया जिले में बाबर की पहाड़ियों पर जिसकी खलीतक पर्वत की संज्ञा प्रदान की गई है, वो अशोक के द्वारा 3 और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा एक गुफा का निर्माण कराया गया है। जिसे सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा जिसे अशोक ने के लिखा हुआ है, विश्व झोपड़ी जिसे आजीवन संप्रदाय को दान में दिया गया है। जिसे लोमस ऋषि गुफा ये दशरथ का है। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवन संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं गोपिका, वर्धिका और बहियक का निर्माण करवाया था। अन्य अभिलेख थे हमारे महास्थान अभिलेख, बोगरा जिला पश्चिमी बंगाल, अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता करने का वर्णन है। सौगौरा अभिलेख, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश, अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता करने का भी इसमें वर्णन है। नोट है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था जो वर्तमान में पाकिस्तान में था। चंद्रगुप्त मौर्य, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। इस घटना का वर्णन विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहा है, जिसकी पहचान सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम थे। सेंड्राकोटस एस्ट्रोबो, एरियन एवं जस्टिन ने किया था। दूसरा नाम था इनका एंड्रोकोटस, जिसे एपियानस और प्लूटार्क ने रखा था। तीसरा नाम था इनका सेंट्रोकोटस, यह निरियाकस ने रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूरब से बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। मौर्य शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। चंद्रगुप्त ने 305 से 304 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। सेलुकस ने अपनी पुत्री कार्नलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेघास्थनी सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त ने 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में कालेक्लेस के द्वारा उनकी मृत्यु का वर्णन किया गया है। अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। बिंदुसार को अभिघात का नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में शीसेन कहा गया है। बिंबिसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने पत्र लिखकर एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा एवं दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने दार्शनिक को छोड़कर अन्य दोनों वस्तुओं की मांग को पूरी कर दी। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इनका अन्य नाम देवानापिय, प्रियदर्शनी, अशोकवर्धन, बुद्ध शाक्य। अशोक शासन बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8 वर्ष के बाद अर्थात 9 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और 13वें बृहद शिलालेखों में इस युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध भिक्षुकों ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कल्लड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक पहले शैव धर्म का उपासक था। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में कठिवाड़ा, गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। इसके मौर्य प्रशासन थे हमारे
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। इसके स्वरूप केंद्रीकृत थी। इसके प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। कुल 18 तीर्थों की चर्चा है। इसके अतिरिक्त 16 अध्यक्षों की भी चर्चा की गई है। हमारे पहले है तीर्थत्व पुरोहित। ये संबंधित विभाग था प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री। दूसरा था हमारा प्रशस्ता। इसकी राजकीय आज्ञाओं का लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। तीसरा था हमारा सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। चौथा था हमारा युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। पांचवा था हमारा समहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। छठा था हमारा संधिदाता, राजकीय कोषाध्यक्ष था। सातवां था हमारा प्रेतदृष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। आठवां था हमारा नायक, सेना का संचालन अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। नौवां था हमारा कर्मातिक, उद्योग एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षण करना। हमारा 10वां था दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी। 11वां था हमारा व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। 12वां था हमारा नगरक, नगर का प्रमुख अधिकारी एवं नगर का कोतवाल। 13वां था हमारा दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षक का अध्यक्ष। 14वां था हमारा अंतपाल, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। 15वां था हमारा दवारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान। 16वां था हमारा अंतवेशिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान और अधिकारी। 17वां था हमारा मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। 18वां था हमारा अंटविक, जो वन विभाग का प्रधान और अधिकारी था। कुछ प्रमुख अध्यक्ष का विवरण निम्नलिखित है। पहला हमारा पन्या अध्यक्ष, जिसे वाणिज्य विभाग अध्यक्ष कहते हैं। दूसरा हमारा सुराध्यक्ष, अंबेकारी विभाग का अध्यक्ष था। तीसरा हमारा गणिका अध्यक्ष, जो गणिकाओं का अध्यक्ष था। चौथा हमारा सीता अध्यक्ष, जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। पांचवा हमारा अकरा अध्यक्ष, जो खान विभाग का अध्यक्ष था। सातवां हमारा शुल्का अध्यक्ष, व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष था। छठा है हमारा शुल्काध्यक्ष, जो व्यापार कर वसूलने वाला अध्यक्ष था। सातवां हमारा लोहार अध्यक्ष, जो धातु विभाग का अध्यक्ष था। आठवां है हमारा लक्ष्मण अध्यक्ष, जो छापे खान का अध्यक्ष। इसी के अधीन रूपदर्शक नामक एक अधिकारी था, जो सिक्के की शुद्धता की जांच करता था। 9वां है हमारा अक्ष पटलाध्यक्ष, जो महालेखाकार था। 10वां हमारा पुतवा अध्यक्ष, जो मापतौल का अध्यक्ष था। अब हम इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों से विभक्त था, जिसे चक्र कहा जाता था। प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारियों द्वारा होता था। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे। मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा प्रादेशिक होता था। मंडल जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार या विषय कहते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था। स्थानीय हमारा 800 ग्राम का समूह था। द्रोणमुख था हमारा 400 ग्राम का समूह। खारवटिक था हमारा 200 ग्राम का समूह। संग्रहण था हमारा 10 ग्राम का समूह। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसकी प्रमुख ग्रामणी होता था। प्रांत है हमारा, इसे पहला हमारा उत्तरापथ, इसकी राजधानी हमारा तक्षशिला थी। दूसरा था हमारा दक्षिण पथ, जिसकी राजधानी हमारी शून्यगिरी थी। तीसरा था हमारा अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी हमारी उज्जैनी थी। चौथा हमारा प्राची या पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पांचवा है हमारा कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। अब हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोइक था। मेगास्थनीज अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा संचालित होता था। इसमें कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसके सैन्य प्रशासन थे हमारे। मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य की इस विशाल सेना का प्रबंधन 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी सेनापति था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी को नायक कहते थे। हमारी गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचरों से संबंधित विभाग महामात्या सर्प था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा उसके प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर
ये संस्था जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर कार्य करते हैं। इसमें थे कपाटिक जो विद्यार्थी भेष में थे, उदाइस्त जो सन्यासी भेष में थे, गृहपातक जो किसान भेष में थे, विदेह जो व्यापारिक भेष में थे, तापस जो तपसी भेष में थे, और संचरा जो भ्रमणशील थे। इसमें थे हमारा संचरा जो भूमनशील थे, स्त्री प्रशिक्षित परिवार विहीन गुप्तचर थी, और तीक्ष्ण जो सूरवीर गुप्तचर थे, परिवाजिक जो भिक्षुक और भिक्षुणी थी, रसद जो हमारे क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर थे। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी होती थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षीन कहा गया है। कुछ ऐसे लेते थे और सूचनाएं भेजते थे, जैसे गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय था, जहाँ ग्राम वृदक की सहायता से न्याय करता था। ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्रहण, खारवटिक, द्रमुक, स्थानीय एवं जनपद न्यायालय थे। पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय था, जो सबसे ऊपर था। ग्राम तथा राजा के न्यायालय के अतिरिक्त समस्त न्यायालय दो प्रकार के थे। हमारे न्यायालय जो थे दो प्रकार के थे। इसमें हमारा पहला है धर्मस्थनीय, जो दीवानी न्यायालय थे, इसके न्यायाधीश धर्मस्थक या व्यवहारिक थे। दूसरा था हमारा कटक शोधन, जो फौजदारी न्यायालय था, इसके न्यायाधीश हमारे प्रदेष्टा था। ज्ञातव्य है कि अशोक के समय नगर का न्यायाधीश व्यवहारिक और जनपद का न्यायाधीश राजुक या रजुक था। मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड प्रचलित थे। अब इसके हम राजस्व व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सर्वोच्च अधिकारी संहारता था। वस्तुतः मौर्य काल में ही पहली बार प्रणाली की विस्तृत रूप से रेखा प्रस्तुत की गई है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि दो प्रकार का था, जबकि राजकीय भूमि से प्राप्त था सीता एवं निजी भूमि से प्राप्त है भाग। मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के करे थे। हमारे जो मौर्य काल में था उसमें विभिन्न प्रकार के कर थे। इसमें हमारा था बिक्री कर, जो मौर्य काल इस कर को नहीं चुकाने वाले को मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी, इसे मेघास्थनीज ने बताया है। प्रयोग कर था हमारा आपातकाल में लिया जाने वाला कर। विशेषतः हमारा निःशुल्क श्रम अथवा बेगार बलि, यह एक प्रकार का उपकर था जिसे राजा भाग के अतिरिक्त प्रजा से होता था। निर्णयक था यह नगद कर था। पेशव था यह आयात कर था, और निष्क्राम्य यह निर्यात कर था। अब हम इसके सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। मेघास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर एवं शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण तथा सभासद। मेघास्थनीज तथा एस्ट्रोबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहुविवाह प्रचलित था। कौटिल्य ने कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी के संबंध में विच्छेद, तलाक का भी उल्लेख किया है। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। हमारे इसकी आर्थिक स्थिति थी। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। इस समय अनेक उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। इस काल का प्रधान उद्योग सूत काटने और बुनने का था। मौर्य काल में खाना उद्योग एवं राज नियंत्रित था। इसकी देखरेख के लिए अकारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। इस काल में उद्योग के चरम विकास परिणाम स्वरूप व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापार पर नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु राज्य द्वारा वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। इसका सर्वोच्च अधिकारी पन्ना अध्यक्ष होता था। पन्ना अध्यक्ष के नियंत्रण में संस्था अध्यक्ष होता था, जो व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को शंभु या समूह उत्थान और स्वयं व्यावहारिक कहा जाता था। व्यापारियों के नेता को समर्थवाहक कहा जाता था। मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका से होता था। चीन से रेशम प्राप्त होता था। त्रामपण्णी में मोतियों, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा एवं पश्चिमी एशिया से घोड़े का आयात होता था। भारत से मिस्र को हाथी दंत, कछुए, सिपिया, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ियां निर्यात होती थी। इस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भोडौज या मृगकच्छ था। यह भारत का सबसे पुराना एवं बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर सोपारा अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह त्रामलिप्ति या तामलुक, जो पश्चिम बंगाल में था।
इसकी मुद्रा थी हमारी मौर्य की राज की मुद्रा पर्ण थी। यह चांदी का बना होता था। अधिकारियों को वेतन देने में इसका प्रयोग होता था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बेल, सर्प आदि खुदरे होते थे, अतः इसे आहत सिक्का भी कहा जाता था। मुंड सिक्का, हमारे मुंड और सिक्का। हमारा पहला था कर्णशणम या पर्ण धारण, इसकी धातु थी हमारी चांदी। दूसरा था हमारा सुवर्णन एवं निशक, इसकी धातु थी हमारा सोना। मासक एवं काकड़नी, इसका हमारा धातु था तांबा।